जी। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय अस द यूथ। एंड हमें पूरी उम्मीद थी कि जहाँ पे भी युवाओं की बात आती है, जहाँ पे भी समाज को आगे ले जाने की बात आती है, मीरा पाटकर इज अ नेम जहाँ पे हम अगर मैम से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत सारा अफेक्शन, स्माइल और सपोर्ट ही मिलेगा रिटर्न में। थैंक यू, वेलकम। यस मैम। तो मैम जैसे युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरा जो पहला सवाल होगा, उस सवाल के जवाब आप जो जवाब देंगे उससे हमारे काफी सारे युवा इंस्पायर भी होंगे कि मैम आपने समाज के लिए, रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो किया है, वो सब मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उन सबको पता ही है। तो ये सब करने की इंस्पिरेशन ना सिर्फ अपने लिए पर समाज के लिए जीने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की? वैसे तो हमारे घर से ही हुई है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों समाज कार्य में लगे हुए थे। मेरे पिताजी तो 16 साल की उम्र में 1 साल आजादी आंदोलन में जेल में रहे, और जैसे बाहर आ गए उन्होंने मजदूर संगठन का काम शुरू किया। और मेरी माँ ही कमाई करती थी घर के लिए, क्योंकि पिताजी तो ऑनररी थे और माँ गवर्नमेंट ऑफिसर थी। लेकिन जैसे रिटायर हो गई, दूसरे दिन से ही उसने विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में, महिला संगठन में काम करना शुरू किया। और ये दोनों ही ऐसे विचारधारा के थे कि जिन्होंने बचपन से हमको इस प्रकार से बड़ा किया कि हम गरीबों के, न केवल रूरल पर शहरी भी गरीबों के पक्ष में रहे, मेहनत कशों के पक्ष में रहे। और बार बार वो मेरे पिताजी तो टोकते भी थे कि अगर तुम इस्त्री किए हुए कपड़े पहनोगी तो गांव में कैसे काम करोगी। इस प्रकार की बातें। और दूसरा कि कॉलेज में भी बहुत सारे डिबेट्स, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, इसके कारण एक वैचारिक एक जो बंधना होता है वो बन गया। एक सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं हर छुट्टी में जाती थी। राष्ट्र सेवा दल जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और आजादी आंदोलन से चलने वाली, आज भी चल रहे संगठन है। तो रूरल एरिया में जाना, कुएं खोदना, वहाँ खेती करना, वहाँ के लोगों के साथ रहना और बाकी युवाओं को लेकर एनएसएस के कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, इसमें सब छुट्टी गई। तो इसीलिए अर्थात वहां से ही सब मिला, लोगों से ही मिलता है प्रेरणा भी और ज्ञान भी। जी। तो मैम जैसे आप ही के जवाब से आगे एक बात निकलती है कि आपने समाज से इंस्पिरेशन ली और समाज से ही समझा कि कितने काम करने की जरूरत है। शायद वीडियो हैंग हो गया है कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण। मैम एम आई ऑडिबल? मैम एम आई ऑडिबल? मुझे थोड़ी सी आवाज आ रही है आपके यहाँ से, बट वीडियो रुका हुआ। जी जी मैम, आपका वीडियो फाइनली देख पा रहे हैं, आवाज भी आ रही है अब फाइनली। हाँ, जगह बदल दी मैंने। जी जी। जी, नेटवर्क यहाँ बेहतर होगा। तो मैम जैसे आपके जवाब से ही अगर सवाल निकलता है कि जिस समय आपने समाज के लिए काम शुरू किया, उस समय काफी सारी डिस्पैरिटीज थी, काफी सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में। जिस समय में हम युवा आज सोच रहे हैं समाज सेवा में जाने के, समाज के लिए काम करने की, समाज को बेहतर करने की, उस समय डिस्पैरिटीज भले उतनी ज्यादा ना हो, पर अभी भी काफी डिस्पैरिटीज हैं। तो क्या फर्क था आपके समय में और हमारे समय में कि हम अपने समाज से प्रेरणा लेकर कुछ सीख नहीं पा रहे हैं जैसे आपने सीखा? नहीं, बहुत सारे युवा भी काम कर रहे हैं, हमारे साथी सब युवा ही है, मैं ही बूढ़ी हूँ। और ऐसा नहीं है कि डिस्पैरिटी या इनइक्विटी समाज की कम हुई है, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे देश की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, वो इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, एक समतावादी और निरंतरतावादी समाज बनाने की दिशा में नहीं है।
और अभी तो कुछ पिछले कुछ सालों में और ही अधिक। एक तो बड़े कॉरपोरेट्स जिनके हाथ में एक एक क्षेत्र जा रहा है, सार्वजनिक उद्योग भी जा रहे हैं, तो उनके किस्से तो भर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के तो लिए जो सार्वजनिक तिजोरी, जो सरकार का स्टेट एक्सचेकर भरना चाहिए, मैं जानबूझ के अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सबको समझ में आए, तो शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ लेकिन समझेगा नहीं शायद। तो जो स्टेट एक्सचेकर ना, शासन की तिजोरी भरनी चाहिए ताकि प्राथमिक आरोग्य केंद्र चले, प्राथमिक स्कूलें चले सरकार की। गरीब तो उन्हीं स्कूलों में और उन्हीं दवाखानों में जाते हैं। तो इस दिशा में नहीं हो रहा है कार्य। जो निर्णय हो रहे हैं वो अधिकाधिक चंद लोगों को करोड़पति और अब्जाधीश बनाने की दिशा में जा रहे हैं। ये सब अगर समझेंगे युवा और अगर नजदीक से इसके असर देखेंगे कि कितने हमारे गांव में अंधाधुंध है, यानी अंधकार भरा हुआ है, क्यों एक एक राज्य के एक एक गांव को खाली करके लोग आते हैं और माइग्रेंट लेबर, स्थलांतरित श्रमिक बन जाते हैं, और क्यों उन्हें पैदल चलना पड़ता है वापसी की ओर। सबका कारण है यही गैर बराबरी। जो मेहनत करते हैं और जो प्रकृति से जुड़े हैं उन समुदायों को निश्चित ही उनके योगदान का मूल्य नहीं मिलता है। सोच लीजिए कि खेती से निकलने वाले उपज की कीमत क्या होती है, क्या कीमत पर किसान उनसे खरीदे जाते हैं। फल एक उदाहरण के रूप में, तो पपीता 6 रुपए किलो में खरीदा जाता है। इस साल तो लॉकडाउन के 2 रुपए किलो में केला खरीद रहे थे व्यापारी। कई किसानों ने तो अपने बगीचे खोल दिए और कहा कि गरीब लोग ले जाएं और गांव के लोग ले लें, हमें बेचने की भी ताकत नहीं है, उसमें हम और घाटे में चले जाएंगे। तो लोग जो मेहनत से उत्पादन करते हैं उसकी भी कीमत नहीं है, क्योंकि श्रम की कीमत नहीं है, क्योंकि प्रकृति की कीमत नहीं है। और इसीलिए जो मशीन पर बने हुए प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स है उसी की कीमत बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत बड़ी दूरी है। और उतनी ही दूरी फिर दोनों प्रकार के समुदायों में है। अभी जो श्रमिक जो बड़ी बांधते हैं उन्हें देखिए आप, वो किस प्रकार से रहते हैं। हमने देखे पुणे में बनी हुई अलग अलग सिटीज विद इन सिटी, और महाराष्ट्र में जहाँ मैं अभी थी, और एक एक जगह के श्रमिकों को वापस जाना था, मालिक जाने नहीं देना चाहते थे, रोकना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त खाना नहीं खिला रहे थे। और वो किस प्रकार से रहते थे, जो 30 और 40 मंजिली बिल्डिंग्स बनाते थे। एक तो इतना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमको दिखाई दिया कि वाटर प्रूफिंग कंपनी का काम करने वाले बंगाल के मजदूर ऐसे गंजे हुए, जंग पकड़े हुए टीन शेड में रहते थे कि जहां पूरे पानी टपकता था, तो वो वाटर प्रूफ हाउस में नहीं रहते थे। और उनको आखिर में पूरा सैलरी न देते हुए ही वापस लौटाया गया। कानून तो ये है कि अगर एक राज्य के श्रमिक दूसरे राज्य में काम करते हैं तो उस मालिक ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उनके पूरी डिटेल्स देने चाहिए, वो रिकॉर्ड श्रम मंत्रालय के पास होना चाहिए और आने जाने का खर्चा देना चाहिए। लेकिन ये करोड़पति मालिक भी कानून का पालन नहीं करते हैं और सरकार नहीं करवाती है, क्योंकि राजनेता कई ऐसे ही मालिकों से पूंजीपतियों के भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं। तो ये जो हकीकत हम अगर देखेंगे, हम देखेंगे कि एक प्राथमिक स्कूल नहीं चल रही है शहर की गरीब बस्ती में या किसी दूर के आदिवासी गांव में, जिसके कारण हमें हमारी शालाएं शुरू करनी पड़ी। तब 6000 आदिवासी बच्चे पास हो गए पिछले 27-28 सालों में। लेकिन ये कहाँ तक हम पूरे देश में पहुंच पाएंगे? तो वो अशिक्षित ही रहेंगे और पिछड़ा वर्ग ही माने जाएंगे, जबकि उन्होंने प्रकृति बचाई है, वो मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग सुख उपभोगते हैं। तो ये पूरी जो हकीकत है वो युवाओं ने नजदीक जाकर देखनी चाहिए। कभी 4 रात भी अगर स्लम में जाकर रहेंगे ना, तो पता चलेगा कि वहां ही रहते हैं सब लोग जो पूरा प्रोडक्शन करते हैं देश में।
खेती का प्रोडक्शन भी हमारे आदिवासी युवा दूर दूर से जाकर कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में करते हैं, तब जाकर हमें खाना मिलता है। बिल्डिंग्स बांधना ही नहीं, केवल हर कार्य छोटा बड़ा सेवा का भी कौन करता है, वही करते हैं जो गरीब बस्तियों में या गांव में रहते हैं। तो इसलिए अगर ये चुभेगा, जैसे इस बार आपने देखा होगा रास्ते पर चलने वाले श्रमिकों, लाखों, जी बिल्कुल। 700-2000 किलोमीटर चल के गए, आखिर हमको वहीं उपवास पर बैठना पड़ा उस मुंबई आगरा रोड पर, हाईवे पर। और फिर सरकार ने बसेस उपलब्ध करवाना चालू किया और लोगों को हमारे सामने से चलने न देने के लिए कई पुलिस अधिकारी उनको पहाड़ चढ़ने के लिए मजबूर करते थे, जिसमें कई उनकी मौत भी हो गई। तो ये भयानक दुखद चित्र जो है देश का बना हुआ है, वो केवल लॉकडाउन में खुल के सामने आया, लेकिन पहले से ही ये है और इसको ही हमको सवाल करना चाहिए। जो युवा संवेदनशील है वो जरूर कहेंगे कि हम ये नहीं सहेंगे और फिर काम में जुड़ जाएंगे, कानूनी लड़ाई में या मैदानी लड़ाई में। तभी जाकर, आज भी ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास न बैंक बैलेंस है, न 1 रुपए की कमाई है, न रोजगार है, न अनाज है। रेशन का 5 किलो अनाज क्या 1 महीना चलता है? 10 दिन चलता है। तो बहुत ही हैरान है सभी काम वालियां जो घर घर में काम करती हैं, सबको सभी परिवार नहीं देते हैं तनख्वाह लॉकडाउन में आदेश होते हुए। तो जरूर लगेगा आपको भी कि दलितों, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ काम करें। अगर आप नजदीक जाकर थोड़े खुले मन से देखेंगे तब जाकर समझेगा, केवल वेबसाइट्स और वेबिनार से नहीं समझेगा हर चीज। और है और मैम जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा कि इतनी सारी डिस्पैरिटी बढ़ती ही जा रही है, तो जब शुरू में दुनिया शुरू हुई होगी तो हर एक इंसान को बराबर बनाया गया। इंसान क्या, हर एक जीव को बराबर बनाया गया, जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक बैलेंस बना रहे। तो आपकी नजर में ऐसा क्या हुआ जिससे हम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ भी बैलेंस खो दिया, जिससे आज कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, और एक दूसरे के साथ भी बैलेंस खो दिया, जिसके कारण आज ऐसे सोशल मूवमेंट्स में हमें जरूरत पड़ रही है बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए? बैलेंस खो गया है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को निचोड़ा है अधिकाधिक उपभोग के लिए, जिसको कि कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कोई संतोष ही नहीं होता लोगों का अपने कंफर्ट से, तो वो और ज्यादा मांगते रहते हैं और उसी दिशा में अधिकाधिक डिप्लीशन या एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। अभी देखिए, जो अभी अभी घोषित किया है सरकार ने कि वो माइनिंग के, मिनरल्स के ब्लॉक्स खुले करेंगे प्राइवेट कंपनी में। क्या ये कहने के पहले देखा है कि वहां उस जगह पर क्या है? वहां न केवल आदिवासी है, वहां घना जंगल है। और ऐसे नेचुरल इसको खत्म करना, हजारों हेक्टर्स, इससे असर पड़ता है भूजल पर, असर पड़ता है नदियों पर, क्योंकि वो नदियों के कैचमेंट में है फॉरेस्ट, चाहे झारखंड के हो, चाहे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के हो। और उसका असर पीढ़ियों से बसे हुए लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें विस्थापित किया जाता है। तो ये जो पूरी एक अंधाधुंध विकास नियोजन की बात चल रही है, उसी से ये बैलेंस, ये संतुलन पूरा बिगड़ गया है। और ये इतना बिगड़ा है कि अब हिमालय पिघलने लगा है, नदियां 4 महीने 6 महीने ज्यादा से ज्यादा बहती है और बाकी महीनों में वो पूरी ही सूखी पड़ती है। जहाँ एक क्रिकेट खेला जाए ऐसी स्थिति होती है नर्मदा की भी। और फिर बाढ़ आती है तो बहुत सारी अति उपजाऊ जमीन, हरा हरा आच्छादन, अच्छी से अच्छी खेती, आबादी में भी डूब जाती है। तो ये जो हर नदी में आज ये साइकिल हुआ है, वो टेक्नोलॉजिकल चॉइस भी गलत होने के कारण हुआ है। ये चॉइस कौन सा होता है, किस आधार पर तय करते हैं कि
हम जल नियोजन अगर करना है तो कैसे करें, कैसे न करें। अब अमेरिका ने टेनेसी वैली से शुरू किया बड़े बड़े बांध बनाना, भारत ने उसी का लांगुल चालन किया, उन्हीं के पैरों पे पैर रख के चले और दामोदर वैली योजना बनाई सबसे पहले, लेकिन आज तक वो योजना पूरी नहीं हुई है। उसके 8 बांधों में से आधे बने, आधे नहीं बने। जो नेटवर्क कैनाल्स का वो सही समय पर सही पानी नहीं दे पा रहा है और विस्थापितों का पुनर्वास भी नहीं हुआ है। और अमेरिका ने अभी तो 1000 से अधिक बांध तोड़कर नदियां खुली कर दी। जब उनको समझा कि जो कॉस्ट बेनिफिट की बात है उसमें सोशल क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट के ही ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट भी रिव्यू किया और वो इस पे आए कि बड़ी नदियों पर बड़े बांध नहीं बनना चाहिए, तो डीकमीशनिंग ऑफ डैम्स शुरू किया उन्होंने मछली जैसी प्रजातियां भी बचाई। तो ये जो एक पर्यावरणीय सोच होनी चाहिए, उसके लिए इस देश में कानून तो बनते गए, खास करके 1983 से। आई स्टिल रिमेम्बर टीएन सेशन साहब, जो पर्यावरण मंत्रालय में एक सचिव थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे, अभी अभी गुजर गए, लेकिन उन्होंने पहले रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की गाइडलाइंस लाई, फिर 86 में पर्यावरण सुरक्षा कानून लाया, फिर उसके तहत नोटिफिकेशंस बने। उसमें ये बात आई कि जन सुनवाई करनी चाहिए, they must listen to the people, at least those who are directly affected, by holding a public consultation in the affected areas. लेकिन धीरे 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 ये सब डाइल्यूट होता गया, कमजोर किया गया और अब इस साल तो पूरे पर्यावरणीय कानून जब हमको लॉकडाउन में रखकर कमजोर बनाए गए, तो अभी मंजूरी की भी जरूरत नहीं होगी कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो बहुत बड़ा असर करने वाले हैं, और जन सुनवाई भी नहीं होगी कई सारे प्रोजेक्ट्स में। इस प्रकार से अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलेगी तो वो न डेमोक्रेटिक रहेगी, न सस्टेनेबल रहेगी और उसके बेनिफिट्स कभी इक्विटेबली यानी समता की दृष्टि से नहीं हो। तो आज दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की चर्चा चल रही है उसकी बात करके मैं रुकती हूँ कि बहुत सारे सेमिनार्स और समिट्स होते हैं, कोपेनहेगन में हुआ, कैनकुन में हुआ, पेरिस में हुआ, बहुत पहले रियो डी जेनेरो में हुआ, लेकिन उसमें जो एक प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं एंड एक कॉमन थिंकिंग एंड कॉमन प्रोग्राम प्लान होता है, कुछ कंडीशंस खुद नेशन स्टेट्स के जो हेड्स है, राष्ट्र प्रमुखों को मंजूर करने पड़ते हैं। भारत जैसा राज्य उसमें राष्ट्र उसमें साइन करता है, लेकिन यहाँ उसका पालन नहीं करते हैं। यहाँ एक रहती है अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की, और उपयोग तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जंगल की एक लकड़ी भी हाथ न लगाए या पानी का एक बूंद भी न रोके, लेकिन रोकते समय या काटते समय पहले जो असेसमेंट करनी चाहिए वो केवल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कहते हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की नहीं हो सकती है, उसमें सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट जुड़नी चाहिए। और इसके लिए जो है उसको पूछना ही बंद किया है ना हमारे सत्ताधीशों ने। दे हैव स्टॉप्ड कंसल्टिंग पीपल जो उस संसाधन पर, वो जमीन हो या पानी हो, से रहते आए हैं। उनको अगर पूछेंगे तो वही बताएंगे कि जंगल, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्यों बचाना है और कैसे बचाना है। लेकिन जब सत्ताधीश अनडेमोक्रेटिकली चलते हैं तो वो कभी भी जो हमारा संविधान है उसका जो फ्रेमवर्क है वो भी अमल में नहीं लाते, केवल उस पर हाथ रखकर शपथ लेते। इसमें जो फर्क है वो समझना चाहिए युवाओं ने, और अपने राज्यकर्ता हो, अपने सत्ताधीश हो, अपने डिसीजन मेकर्स हो, उनको सवाल करने के लिए पहले अभ्यास भी करना चाहिए और फिर सवाल करने चाहिए हिम्मत से। और नजदीक जाकर देखना चाहिए नदियों का क्या हो रहा है, भूजल का क्या हो रहा है। केवल ये हो रहा है तो जिनके पास धन दौलत है उनको तो कोई ना कोई रास्ता मिलता है, विकल्प मिलता है, ऑल्टरनेटिव मिलता है, उनके नलों में 24 घंटे पानी बहता ही। लेकिन सबके लिए जो प्राकृतिक अटैक्स आते हैं वो कोरोना के ही नहीं, सुनामी के आते हैं, ओखी के आते हैं, हर प्रकार से सूखा और बाढ़ का चक्र चलता है।
हैरान है सब लोग आज। और इसीलिए कैसे जिएंगे ये सवाल है 93 से 95% लोगों के साथ। एग्जैक्टली मैम। मैम और मुझे मतलब शायद आपको याद नहीं होगा, पर मैं एक युवा होने के नाते बताना चाहती हूँ, मेरा जो सबसे पहला जो मैंने विटनेस करा था कि समाज के लिए किसी इंसान को काम कैसे करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि जो हमारे राजनेता होते हैं उन्हें हमारे देश के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, पर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जब मैंने किसी इंसान को देश के बेटरमेंट या समाज के बेटरमेंट के लिए काम करते हुए देखा था, वो आपका था। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं काफी छोटी थी, कुछ सालों पहले मैंने आपके साथ ट्रेन में सफर किया था जबलपुर से भोपाल। अच्छा। काफी साल पहले मुझे जबलपुर रेलवे स्टेशन पे आप मिली थी। ओहो। जी। तब मेरी मम्मी मेरे साथ थी और उन्होंने बताया था कि ये मेघा पाटकर जी हैं, और उन्होंने आपके बारे में सब मुझे बताया था, और मैं काफी छोटी थी, मैंने फोटो खिंचवाई थी आपके साथ। तब मेरे जहन में वो इमेज बनी हुई थी, और मैं बड़े होते होते भी यही सोचती थी कि हाँ, समाज सुधारक और हमारे राजनेता भी शायद ऐसे ही होते होंगे। पर तुम्हारे डिस्मे बड़े होकर कुछ और देखने को मिला कि नहीं, आपके जैसे लोग कम हैं और समाज सुधार के नाम पर लोग समाज को कहीं और ही लेके जा रहे हैं। पर बेशक आपकी बातें सुनकर और आपसे सारी चीजें सीखकर अभी भी मन में एक उम्मीद जागती है कि आपको देखकर, आपसे इंस्पिरेशन लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आप अकेले स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ के किसी काम से जा रही थी, शायद कुछ कठिनाई आई थी, आपका कोई मूवमेंट कैंसिल हुआ था शायद किसी चीज को लेकर। तो उस समय मैंने आपके चेहरे पर जो मतलब आपके माथे की रेखाओं में जो रेस्टलेसनेस मैंने देखी थी कि नहीं, मुझे काम करना है, और आप बेचैन थी उस समय, वो देखकर इतनी इंस्पिरेशन मिली थी कि जीवन में कठिनाइयां बेशक आती हैं और हम कठिनाइयों से डरते हैं कुछ हद तक, पर वो कठिनाई पार कर ही तो आगे हमें सफलता मिलती है। तो मैम, इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है, और ये फैक्ट है कि इतना बड़ा आंदोलन बिना कठिनाइयों के, बिना मुश्किलों के नहीं हो सका होगा। तो क्या ऐसी मेजर दिक्कतें थी जो आपने फेस करी इस पूरे आंदोलन के पीरियड में, और आप उनसे कैसे ओवरकम कर पाई? बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले तो एक बाजू पहाड़ी क्षेत्र, उसको पैदल चल चल के हर पलिये में, हर गांव में जाना, आदिवासियों की भाषा सीखना और उनको संगठित करना। जिनको मीटिंग में बैठना भी पसंद नहीं होता था और कभी ये अनुभव नहीं था, ऐसे लोगों को एक महुआ के पेड़ के नीचे मीटिंग में लेना और फिर उनसे बातचीत करते, उनको सरकार क्या है, क्या निर्णय ले रही है, ये समझाना। उनको तो लगता था कि हमारी नर्मदा मैया तो कुंवारी है, उसको कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन इससे शुरू करते हुए फिर उनके लोगों को ले जाना और सरकार से बातचीत करना। अब सरकार ऐसे सुनती नहीं है आदिवासियों की, दलितों की, किसानों, मजदूरों की, उनको तो कीड़े मकोड़े ही समझती है। लेकिन उनको एक स्थान सम्मान देने के लिए, उनको सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत, कुशलता और बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, जो मैंने अकेले में नहीं, हमारे सभी साथियों ने मिलकर की। अब उसके बाद जो सरकार को हम पूछते गए सवाल, तो बीच में आई विश्व बैंक, तो हमको एक एक सरकार के मंत्रालय से भी जवाब लेने पड़े। उस समय आरटीआई कानून था, तो कोई ऐसा नहीं था कि हमको सब कागजात रेडीमेड मिल जाएंगे। लेकिन एक एक जगह पर जाकर, कभी डायलॉग करते हुए, कभी स्ट्रगल करते हुए, बाहर मोर्चा लेके, जुलूस लेके जाते हुए, ऐसे ही एक एक चीज निकालनी पड़ी। और फिर जो चीजें सामने आई वो बहुत ही भयंकर थी कि कोई स्टडीज पूरे नहीं थे, प्लान्स पूरे नहीं थे, और बड़ा सरदार सरोवर बनाने की बात चल रही थी। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से विश्व बैंक इसमें घुसपैठ करी। 5% पैसा बजट का विश्व बैंक दे रही थी, लेकिन उनका दबाव प्रभाव इतना था कि हमारे देश के कानूनों को कुचलकर सरकार वो बांध बनाना और प्रोजेक्ट आगे ले जाना चाहती थी। तो इसमें ये जरूरी था कि हम सब लोग एकत्रित आकर रहना, सरकार के सामने सवाल खड़ा करें और हमारे अधिकार का आग्रह रखें। ये आग्रह रखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आखिर संविधान में सब कुछ लिखा है, कानूनों में लिखा है, लेकिन आसानी से सरकार नहीं मानती है। वो तो बस पैसा फेंको, तमाशा देखो करती है। तो इसलिए जो जमीन के बदले जमीन चाहिए, ये मांग उठाई,
और कौन कौन है प्रभावित एक ही योजना से, इस बात को हमने सामने लाया तो हम पर बहुत आरोप हो गए, हम विकास विरोधी है, हम राष्ट्र विरोधी है। कोई बड़े कंपनी का कोई अधिकारी जो एकदम हमको बदनाम करने में लग चुका था, तो उनके खिलाफ हमको केस दाखिल करनी पड़ी, जो आज तक चल रही है 20 साल होने के बाद भी। ऐसे बहुत सारे हमला भी हुआ, फिजिकल अटैक भी हुआ, कभी हमारी परिषद थी पानी परिषद, उसको उड़ा दिया, कभी फिजिकली मुझे अटैक किया, जिसकी केस भी अभी चल रही है करीबन 15 साल के बाद। तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन जब लोग आपके साथ होते हैं और आपकी एक कमिटमेंट कोई ग्लैमरस नहीं होती है, आप सोचे समझे इसमें पड़ते हैं, तो फिर तो निश्चित ही कि आप मंजिल तक उन मुद्दों को ले जाने के लिए एक प्रकार से कमिटमेंट, एक प्रकार से कटिबद्धता महसूस करते हैं खुद में, और वो करते हैं। हमको विश्व बैंक को चैलेंज करना था, आसान नहीं था। कई लोग बोले कि अरे आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बैंक का तो एक बाल भी नहीं बाका होगा। लेकिन देखिए, विश्व बैंक ने आखिर रिव्यू करवाया, अपनी पार्लियामेंट से भी उनके संसद ज्यादा बोली अमेरिका की, और उन्होंने जो रिव्यू करवाया वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट से करवाया, और उसके द्वारा आधार पर उन्होंने अपना पैसा रोक दिया। इतना हिम्मत से डिसीजन लिया, इसके लिए यहाँ जो एक्सपर्ट्स आए, कोई जज कनाडा के थे, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई इकोलॉजिस्ट, उन्होंने पूरा अभ्यास करने के बाद कहा कि ये प्रोजेक्ट तो प्लान्ड ही नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कही और 2 जजेस ने मंजूरी दे दी। 1 वर्सेस 2 होकर प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। आज जो जो कहा था उन रिव्यू, असेसमेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स में, वो सब सही साबित हुआ है। इतना बड़ा हमला नर्मदा पर हुआ है और आज तो धरती हिल रही है। वहां पूरा एक एपी सेंटर सरदार सरोवर के पास होते हुए जिस प्रकार से भूकंप महसूस कर रहा है, आज अगर नहीं समझेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो मछुआरे हो, दूर हो, केवट हो, हर एक के लिए लड़ते लड़ते ये सब भुगतना पड़ा। लेकिन हमारे लोगों ने, जिन्होंने छोड़ा नहीं, जो पैसे के लालच में नहीं आए, बहुत दलाल खड़े किए सरकार ने, उनके द्वारा पैसे की लालच लगाई, पर जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया उनको 5.5 लाख के बदले 60 लाख मिल गए। सुप्रीम कोर्ट में उतनी तो जीत हो गई। लेकिन जिन्होंने पैसा लिया ही नहीं, उनको 5-5 एकड़ जमीन मिली जिसकी कीमत आज करोड़ों की है, 60 लाख तो कुछ भी नहीं। तो ये सब आदिवासियों से शुरुआत होकर फिर मैदानी किसानों और मजदूरों और मछुआरों तक पहुंची। अब इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और कंटिन्यूअसली फास्ट धरना ये सब करना पड़ा, पर लोगों के साथ, अकेले में कभी नहीं। मैम, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपने जिन परेशानियों को मेंशन करा, क्योंकि मैं अभी भी आपसे जबलपुर से बैठकर ही बात कर रही हूँ। मैं खुद नर्मदा की भूमि में मेरा जीवन निकला है और मेरा अभी भी हर शनिवार रविवार वही घाट के किनारे गुजरता है। होगा कितना और नर्मदा बिल्कुल अब लॉकडाउन में थोड़ी सी बह रही होगी स्वच्छ होकर, लेकिन वो टेम्पररी है, क्योंकि कंपनियों का प्रदूषण उसमें जा रहा है, पूरे शहरों की गंदगी उसमें जा रही है, किसी को कीमत नहीं है। सादे एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बिठाए हैं हर शहर ने, और जो अवैध रेत खनन चल रहा है उसने तो पूरा दिक्कत प्रभावित हो कर दिया है। कानून है, जजमेंट है। मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में केस लड़ी तो हमारे हाथ में आज ऑर्डर है, लेकिन आज भी वहां बड़वानी जिले में हो, धार जिले में हो, खरगोन जिले में हो, भरसक रेत खनन चल रहा है। जैसे शराब चल रही है वैसे लॉकडाउन में रेत खनन भी चल रहा है। क्या कहें मैम, ये रेत खनन का इशू तो हम सब, मतलब नर्मदा के किनारे जितने भी लोग बसे हैं उनके दिल से जुड़ा है, कि हम सबको पता है कि दिक्कत है, हम सबको पता है ये इलीगल काम चल रहा है, हमारे अफसरों को पता है ये इलीगल काम चल रहा है, पर जाने किस लेवल पे हम पैरालाइज हो जा रहे हैं कि हम भी कुछ नहीं कर पाते। कई सालों से, जब से होश संभाला, मैं इस बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या किया जाए। नहीं, सही तो कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता भी झेले, हमारी जीप पर पत्थर मारे गए, कैसे वैसे बच गया कार्यकर्ता, बहुत सारी बातें हुई।
लेकिन जब पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासकीय अधिकारी उनके साथ है तो कौन लगेगा, कौन रोकेगा, यही बात हो रही है। और कोर्ट में आप कॉन्टेम्प्ट डालो, कोर्ट सुनती नहीं, तत्काल सालों साल निकल जाते हैं। तो सावन आग लगाए उसे कौन बुझाए, इस प्रकार की हकीकत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2012 को एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि ये माइनर मिनरल्स कितने अमूल्य होते हैं, उसके बिना अगर रेत निकाली जाए तो गड्ढा होकर पानी नहीं भरता है, पानी खोदता है, बिल्कुल पूरा जलचक्र होता है, मछली जैसी जल प्रजातियां खत्म होती हैं। और ये एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी बहुत बार कहा है। लेकिन जब केस लड़ते हैं तब कुछ जजेस, कुछ एनजीटी के मेंबर्स या अध्यक्ष, वो भी इसके बारे में थोड़े कम अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऑर्डर्स भी आपको पूरी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ईच बीच का सक्सेस मिलता है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। पर सरकार आज इन अवैध कामों को रोकने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है, और इसलिए ये चल रहा है क्योंकि वो खुद जो पॉलिटिशियंस है वो इसमें भागीदारी है उनकी, तो फिर कौन रोकेगा, इसके पास जाएंगे आप। मैम बिल्कुल, अभी आप इस आंदोलन की, आप ट्राइबल कम्युनिटीज की आवाज बनी है, आपसे सीख कर समझ कर हम युवा, हमने आज इतनी सारी चीजें सीख ली है कि हम में शक्ति है, हमें देश की सत्ता बदलने की शक्ति है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम आगे जाके जो मार्जिनलाइज्ड है उनकी आवाज बदल पाए और अपने लिए वो देश खड़ा कर पाए जो हम डिजर्व करते हैं, सच्चाई की बुनियाद पर बना देश। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो फेक सब कुछ चलता है, ये भी वर्चुअल कहा जाता है ना, वर्चुअल मतलब भ्रामक ये सब भ्रामक है बातें। जो सही दुनिया है वो वहां धरातल पर है, उससे जुड़ना चाहिए, किसानों के साथ रहना चाहिए। हर युवा ने कुछ कुछ समय अलग अलग समुदायों के साथ बिताना चाहिए। वो सही सर्च होगा, केवल रिसर्च नहीं होगा कागज। और ये भी जरूरी है, देश को समझना है तो केवल टूरिज्म के रूप में नहीं समझना चाहिए, आपको सही में एम्पैथी के साथ सब चीजें देखनी पड़ेगी, केवल दूर के सिंपैथी होकर भी नहीं चलेगा। और जहां भी दिख रहा है आपको इनजस्टिस हो रहा है तो वहां खड़े रहना पड़ेगा हिम्मत से, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पुलिस क्या करेगी या केस डाली जाएगी। अगर 1, 2, 4 बार आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस दिशा में जाने के लिए तैयार होते हैं, जो केवल सोशल वर्क के ट्रेनिंग से नहीं होता है, वो भी जरूरी है, एक थियोरी एंड एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेकिन उसके आगे चल के एक्शन में जाएंगे तो इन एक्शन ट्रेनिंग हो जाता है, जैसे इन जॉब ट्रेनिंग होता है उस प्रकार से। मुझे लगता है कि ये युवाओं ने करके अपनी 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 मर्यादा, अपनी अपनी कैपेसिटी पर जो कर सकते हैं उतना करो। अगर रचनात्मक काम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप किसी को पढ़ाने का काम कर सकते हैं गरीब बस्ती में जाकर, समय होता है, हम बर्बाद ना करें समय, और किसके लिए हमें उपयोग में लाना है वो तय करें। बहुत कुछ कर सकते हैं युवा, एक्चुअली आपके हाथ में अभी ये सब साधन है। आई एम नॉट दैट टेक्नो सब, आप इससे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो कार्य है, जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं। नहीं तो फेसबुक पर अपने ही खुद फोटोज डालते रहना और बस ऐसे ही मौज मजाक करके रहना, इसमें ही समय जिंदगी बीत जाएगी। तो वो करने के बदले कॉन्क्रीट कुछ गोल और विजन अगर डेवलप करे, जिसके लिए थोड़ा अभ्यास भी करे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके जैसे 5 युवा अगर पूरे किसानों के साथ खड़े होंगे तो किसानों को कोई भी फंसाएगा नहीं व्यापार में। आदिवासियों के साथ खड़े होंगे तो उनकी जमीन पर कोई एनक्रोचमेंट, आक्रमण करेगा नहीं बदमाशी से, और कोई विस्थापितों को भी पुनर्वास दिए बिना डुबाएगा नहीं, गरीब बस्तियों को भी उजाड़ नहीं देंगे, दूसरा घर देने के ऐसे बहुत सारी चीज हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, और जैसा कि अभी हमारा काव्य वर्षा का जो प्लेटफॉर्म है, इससे हर डिस्ट्रिक्ट से युवा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारी ऑडियंस में भी जुड़ते रहते हैं। इंडिया के हर कोने से वो युवा जो अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाज बने हैं,
तो मैम आज मैं अगर बताऊं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से, तो मैंने भी अपने नर्मदा के आसपास जितने कुछ गांव ग्रामीण इलाके हैं वहां जाकर मैं भी युवाओं से बातचीत करती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती हूँ इलेक्शन अवेयरनेस को लेकर कि आपका मत क्यों जरूरी है और आपको क्यों अपना नेता ध्यान से चुनना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर। पर मैं खुद कुछ समय तक ये फील कर रही थी कि मैं इन लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, मुझे काफी दिक्कत आ रही है। पर आज आपकी बात सुनकर मैम मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मेरी परेशानी इनकी परेशानी से बड़ी है? मेरी परेशानी इनकी परेशानी के सामने कहीं नहीं खड़ी होती है कि इनके मत का दुरुपयोग कर कर कोई इन्हीं की जमीन ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, महिलाओं के साथ तो बहुत ही जरूरी है। हमारा अनुभव हर जगह का है, शहर का घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है हमारा मुंबई, या नर्मदा का हो या और एनरॉन के खिलाफ हम लड़े थे तब का हो, महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका आगे होना, आगे रहना, आवाज उठाना, उनकी भाषा जो ईडीएम बोलते हैं वो भी बहुत अलग होती है, और उनको सरकार के लोग हो या विश्व बैंक के अधिकारी हो आसानी से जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको ही आना बहुत जरूरी है, ये हम मानते हैं। हमारे आदिवासी युवतियां ऐसी घेरती थी कलेक्टर को जब वो गांव में आते थे सर्वे करके जमीन खींचने के लिए, तब वो 10 नहीं 100 सवाल करती थी, और फिर कलेक्टर थोड़े संवेदनशील बन जाते थे। कुछ बनते हैं, कुछ गुस्सा होके निकल जाते हैं, पर महिलाएं छोड़ती नहीं है। उनमें जो जीवटता होती है ना, परसीवियरेंस, वो मूवमेंट की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो महिलाएं जब हाथ में लेती है ना तो वो आखिर तक चलती है, वो पैसे के लालच में कम फंसती है। ये सब उनकी क्रिएटिविटी भी उनकी बहुत होती है, गीतों में, नारों में वो अपनी जान डालती है, और एक कार्यक्रम भी बहुत ही सजाती धजाती है उन नारों से, उन गीतों से। ये सब बहुत लंबे दूरी तक चल सकता है। फिर समाज, जनता थक भी जाती है, कभी कार्यकर्ता थक जाते हैं, वो दूसरा रास्ता चुनते हैं, ये सब होता रहता है, चक्र चलता रहता है। लेकिन जितना भी न्याय आप दिला पाओगे उतना देना, और उस समय तक एक लंबी चरने की तैयारी रखना, ये युवतियों को तो बिल्कुल संभव है, और उन्होंने वो करना चाहिए। उसके लिए अपने करियर वगैरह को थोड़ा छांटना पड़ता है, अपनी जिंदगी के जो सपने होंगे उनको थोड़ा दूर ढकेलना पड़ता है, ये तो निश्चित। बिल्कुल मैम। और मतलब आज जैसे युवाओं में एक चीज नोटिस करते हैं, पैटर्न आता है कि उनकी ना लिसनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती जा रही है, सुनने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती जा रही है, पेशेंस कम हो रहा है। पर आज we are back live. Apologies for the delay. The set time for the interview was 8 and it's already 8:03. इंटरनेट इशू था इसलिए टाइम लगा ज्वाइन करने में, बट आई होप एवरीवन जॉइन्स बैक ऑन टाइम. So meanwhile people are joining, and meanwhile we wait for our guest to join. I would like to introduce the guest for today, and it is with great honor that we got the opportunity to interview Medha Patkar ma'am today. नाम ही काफी है, मैं समझती हूँ मेधा पाटकर मैम का नाम सुनते ही आप सबके जहन में वो एक खूबसूरत मुस्कान और वो एक हम्बल नेचर और कैसे समाज के लिए काम करने वाली जो भावना होती है वो उमड़ आएगी, क्योंकि मैम है ही ऐसी। मेधा पाटकर मैम, द रेसिपिएंट ऑफ ग्रीन रिबन अवार्ड, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स अवार्ड, गोल्डमैन अवार्ड, एंड ऑफ कोर्स द मेन नेम फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन. So we'll just wait for ma'am to join in a while. तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि मैम से आपके कोई सवाल होंगे, if you'll have any questions to ask to ma'am, please drop down your questions here. I'll try my best to moderate the session well and address all the questions. Yes, exactly, and that emoji very well signifies how ma'am is. She is a well of love and affection and humanity. And the session we had a while ago was with Nahid Afreen, again the UNICEF youth advocate from the Northeast, and she's here in the audience too watching the session, which is again a great privilege for us. Thank you everyone for joining.
and one of our wonderful guests with whom we had a session earlier. The video of the session is available in the IGTV section. Swaleen ma'am is here as well. So yeah, I was talking, our very honored guests are here as a part of this session. Swaleen ma'am's session was also very beautiful. The recording of the session is there in the IGTV section. You can just go ahead and watch the session there. And we are just waiting for guest Medha Patkar ma'am to join in. She'll join any moment now. And the way you all are excited, I'm excited as well to talk to ma'am. Yeah, hello ma'am, thank you. Sumedha, thank you, Sumi. Alright, Medha ma'am is here finally, and I'll just send a request right away. You just have to accept it, then we'll be connected. Namaskar ma'am. नमस्कार। आवाज कट हो रही है। It's been honor to speak with you.